फाजलपुर गांव में वसीम नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी फरजाना और बेटी अमरीन के साथ रहता था। वसीम की कमाई कुछ खास नहीं हो पाती थी, जिस कारण फरजाना भी लोगों के घरों में काम करके पैसे कमाती थी। अम्मी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। थोड़ा सब्र कर बेटा, बस खाना ही बनाने जा रही हूँ। फरजाना, ये लो पैसे, और अमरीन के लिए तब तक बाहर से कुछ खाने के लिए ले आओ। नहीं, हमें बेफिजूली के खर्चों को रोककर बचत करने पर ध्यान देना होगा। कुछ दिनों में ईद भी आने वाली है, उसके लिए हमें कुछ पैसे जोड़ने होंगे। फरजाना दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन धोकर जो पैसे कमाती थी, उसी से अपना घर खर्च चलाती थी। फरजाना गांव के ही जमींदार फहीम अहमद के घर काम करती थी। उसकी पत्नी जोया बहुत ही नेक दिल थी। वो अक्सर फरजाना को कपड़े दे देती, साथ ही जब भी घर में कुछ अच्छा बना होता तो भी उसे जरूर देती। फरजाना, आज बिरयानी बनी है, जरा रुक तो अमरीन के लिए भी लेती जा। बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। फरजाना बिरयानी लेकर घर आती है और सब मिलकर खाते हैं। तुम कब बिरयानी बनाओगी अम्मी? हमने कभी आपके हाथों की बिरयानी नहीं खाई। बेटा, हम गरीबों की ऐसी हैसियत कहाँ कि हम कुछ अच्छा बनाकर खा सके। ये तो मालकिन की मेहरबानी है जो हमें कुछ खाने को मिल जाता है। अम्मी, बकरीद आने वाली है, इस बकरीद पर हमारे घर भी बकरा आएगा ना? साथ ही मुझे नए कपड़े भी चाहिए। पिछली बार जो मालकिन ने नए कपड़े दिए थे, इस बार भी तुम वही पहन लेना। नहीं अम्मी, मैं हमेशा ही तो दूसरों की दी हुई उतरन पहनती हूँ, कम से कम इस बार तो नए कपड़े दिला दो। मेरी बच्ची, इस बार तेरा ये अब्बू तुझे नए कपड़े दिलवाएगा और बकरा भी घर लाएगा। ए मेरे प्यारे अब्बू। इसके बाद अमरीन खाना खाकर सोने चली जाती है। तभी फरजाना ने वसीम से कहा, आपने अमरीन को वादा तो कर दिया, लेकिन आप जानते हैं ना बकरा कितना महंगा है, कहाँ से लाएंगे हम इतने पैसे? पिछले साल की ईद से ही मैंने थोड़े थोड़े कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे, अब वही काम आएंगे। वसीम अकरम के पास गया और उससे कम दाम वाला एक बकरा खरीद कर ले आया। साथ ही फरजाना और अमरीन के लिए भी नए कपड़े खरीद कर ले आया। अब हम भी खुशी खुशी बकरीद मनाएंगे। देखो तो कितना सुंदर बकरा है, और मेरी ये नई फ्रॉक भी कितनी सुंदर है अम्मी। हाँ मेरी बच्ची, आज कितने दिनों बाद इसे इतना खुश देखा है। हाँ, इस बार हम सब ईद पर बकरे की बिरयानी बनाकर खाएंगे, और इस बार खाला भी हमारे साथ ईद मनाने आएंगी। ये तो बहुत खुशी की बात है जी। अमरीन बेटी, अब हम काम पर जा रहे हैं, पीछे से तुम अपना और इस बकरे का ध्यान रखना। जी अम्मी। इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज जब फरजाना गांव के जमींदार के घर काम पर जाती है, तो उसके घर के बाहर काफी भीड़ लगी हुई होती है। जमींदार साहब, न जाने मेरा बकरा कौन चुरा ले गया। अच्छा भला कल रात अपने आंगन में बांधा था, लेकिन सुबह उठकर देखा तो वहाँ बकरा नहीं था। या अल्लाह, बकरा चोरी हो गया। देखो फजल, तुम घबराओ नहीं। जिसने भी ये गुनाह किया होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे और उसे सख्त से सख्त सजा देंगे। लेकिन जैसे जैसे ईद पास आती गई तो ये हर रोज होने लगा। गांव में किसी न किसी का बकरा रोज चोरी होने लगा। गांव में दहशत का माहौल बन गया। या अल्लाह, ऐसा गुनाह कौन कर रहा है जो अल्लाह के लिए रखी हुई कुर्बानी को भी नहीं बख्श रहा? तुम देखना फरजाना, जिसने भी ये गुनाह किया है खुदा उसको उसके किए की सजा जरूर देगा। ईद को अब बस 2 दिन ही रह गए थे। तभी वसीम की खाला उनके घर ईद के लिए पहुंची। खाला, तुम आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वसीम। मेरी अमरीन, इधर तो आ, अपनी खाला के गले नहीं लगेगी। या अल्लाह, कितनी बड़ी हो गई है मेरी बच्ची। अल्लाह तुझ पर खूब रहमत बरसाए, आमीन। खाला के घर आ जाने से घर में अब सभी बहुत खुश थे, सिवाय उस बकरे के। जब से खाला उस घर में आई थी, वो बकरा डरा डरा सा रहने लगा था। ना तो वो ठीक से कुछ खाता था, ना पीता था, और जब भी खाला को देखता तो जोर जोर से मिमियाने लगता था। अरे अरे, क्या हो गया तुझे? तू ऐसे क्यों मिमिया रहा है, जैसे कोई जिन देख लिया हो? वहीं खड़ी खाला मन ही मन मुस्कुराती है और कहती है, जिन तो नहीं, लेकिन हाँ, किसी जिन से कम भी नहीं हूँ मैं। दरअसल खाला के भेष में आई वो औरत एक नागिन थी।
इस बार तो मैं भी बकरीद खूब अच्छे से मनाऊंगी। आधे गांव के बकरों को तो मैंने अपना शिकार बना ही लिया है, लेकिन ईद के दिन इस सुंदर बकरे को खाकर ईद मनाऊंगी। देखते ही देखते ईद का दिन भी नजदीक आ जाता है। फिर ईद से ठीक एक रोज पहले जब थकी हारी फरजाना काम से लौटती है तो खाला उससे कहती है, फरजाना आज तुम आराम करो, आज तुम सबके लिए खाना मैं बनाऊंगी। लेकिन खाला आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बनाती हूँ ना सबके लिए खाना। अरे इसमें तकलीफ किस बात की बेटी, काम से आकर तुम थक गई होगी, तुम आराम से कमरे में बैठकर चाय पियो, मैं तब तक जल्दी से खाना तैयार कर देती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खाला, आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। खाला रसोई में खाना बनाती हैं और खाना बनने के बाद नागिन के रूप में बदल जाती हैं और अपनी लंबी सी जीभ बाहर निकालकर खाने में अपना जहरीला विष डाल देती हैं। बस आज की रात इन सब की आखिरी रात होगी, उसके बाद मैं आराम से कल इस बकरे को खाकर ईद मनाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ वसीम एक काजी के साथ पहुंच जाता है। तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा दुष्ट नागिन। इतना कहकर काजी मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे नागिन को काफी बेचैनी होती है और वो सिसकते हुए बाहर आंगन की तरफ भागती है। उसको देखकर बकरा जोर जोर से मिमियाने लगता है। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। या अल्लाह, नागिन! हाँ, इतने दिनों से ये नागिन तुम्हारी खाला के भेष में यहाँ रह रही थी और इसने ही गांव की कुर्बानी वाले बकरों को खाया है और इसका अगला शिकार तुम्हारा बकरा था, जिसे ये कल ईद के मौके पर खाना चाहती थी। और इस काम में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए इसने तुम सबको रास्ते से हटाने का भी प्लान बना लिया था, तुम सबके खाने में जहर मिलाकर। मुझे तो इस पर शक तब हुआ जब मुरादाबाद से मेरे पास खाला का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि उनकी तबीयत ठीक ना होने के कारण वो इस बार ईद के लिए यहाँ नहीं आ पाएंगी, और मैंने सारी बात जाकर जमींदार साहब को बताई। और हम दोनों को समझते देर नहीं लगी कि गांव में घटने वाली घटनाओं के पीछे जरूर इसका ही हाथ है। वसीम की बात सुनकर मैंने तुरंत काजी साहब को फोन करके यहाँ बुला लिया। अल्लाह की रहमत है हम पर, जो मेरे परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबत आने से पहले उन्होंने हमें बचा लिया। या अल्लाह, तेरी बड़ी मेहरबानी। इसके बाद काजी ने अपने मंत्रों से नागिन को जलाकर भस्म कर दिया और फिर अगले दिन सभी गांव वालों ने खुशी खुशी ईद मनाई। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपने भाई को ढूंढने शहर जाना है। शेषना ने जिद पकड़ ली। उसका भाई पिछले 2 दिन से गायब है। उसका नाम बिल्लू नाग है। बिल्लू और शेषना दोनों भाई बहन इच्छाधारी नाग नागिन हैं। दोनों में बहुत प्यार भी है। शेषना बिल्लू से बड़ी है। बचपन से ही दोनों एक साथ खेलते कूदते आए हैं। दीदी चलना, छुपन छुपाई खेलते हैं। नहीं, मुझे अभी बहुत काम है। काम वाम सब कुछ बाद में हो जाएगा ना, चलना खेलते हैं, मजा आएगा। बिल्लू और शेषना हमेशा से छुपन छुपाई खेलते आ रहे हैं। ये इन दोनों का फेवरेट गेम है। लेकिन शेषना को क्या पता था कि इसी गेम के चलते उसे उसके भाई से जुदा होना पड़ेगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे। इच्छाधारी नाग और नागिनों ने मिलकर एक नदी किनारे अपना गांव बसा लिया। नदी के दूसरी ओर इंसानों का गांव था। इंसानों को नागिन गांव के बारे में पता नहीं था। उधर इंसानों के गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम मधु था। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, आपको समझ में नहीं आता है क्या? मधु की माँ उसकी शादी करवाना चाहती थी। ये सुनकर उसकी माँ सरला ने कहा, क्यों नहीं करनी है शादी? देख मधु, मेरी जिंदगी इस गांव में खत्म हो गई है। मैं नहीं चाहती कि तू भी उस लड़के से शादी करके गांव में जिंदगी बिता ले। मैं शहर में किसी अमीर खानदान में तेरी शादी करवाऊंगी। मधु राघव से प्यार करती थी। राघव गांव का लड़का था, लेकिन सरला चाहती थी कि उसकी बेटी शहर में शादी करे और अमीर घर की बहू बने। अपनी माँ को मना करने की हिम्मत मधु में नहीं थी। मधु ने राघव से कहा, राघव, इस जन्म में शायद हम नहीं मिल पाएंगे। मैं अगले जन्म तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। मधु को शहर से लड़के वाले देखने आए। वो लोग एक बड़ी गाड़ी में आए थे। इतनी बड़ी गाड़ी गांव में किसी ने नहीं देखी थी। तभी नागिनों के गांव में बिल्लू आया और छुपन छुपाई खेलने के लिए जिद करने लगा। तुझे कोई और काम धंधा नहीं है क्या? हमेशा मैं नहीं खेल सकती। लेकिन बिल्लू नहीं माना।
वो और ज्यादा जिद करने लगा। तब शेषना ने कहा, ठीक है, जा छुप जा, मैं तुझे ढूंढूंगी। बिल्लू चला गया। शेषना उसे ढूंढने की बजाय खाना बनाने लगी। उधर बिल्लू सांप के वेश में नदी में उतर गया। आज मैं ऐसी जगह छुपूंगा कि दीदी मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगी। बिल्लू नदी पार कर गया और उस गाड़ी के अंदर घुस गया और सीट के नीचे छुप गया। और वो दीदी का इंतजार करते करते सो गया। लड़के वालों ने मधु को देख लिया और गाड़ी लेकर शहर चले गए। बिल्लू गाड़ी के अंदर सोया रहा। गाड़ी लड़का खुद चला रहा था। उसका नाम अनिमेष था। अनिमेष गाड़ी लेकर शहर पहुंच गया और तभी बिल्लू की नींद टूटी। अरे ये क्या, ये मैं कहाँ हूँ? बिल्लू सीट के नीचे से बाहर आया और वहाँ अनिमेष की माँ जानकी बैठी हुई थी। वो डर गई। अरे सांप, सांप, गाड़ी के अंदर सांप घुस गया है, बचाओ बचाओ। अनिमेष ने गाड़ी रोक दी और गेट खोलकर एक धक्के में बिल्लू को गाड़ी से बाहर निकाल दिया। बाल बाल बच गए। मैं इसीलिए कह रहा था माँ, गाँव में शादी नहीं करूंगा। पहली बार में ही सांप गाड़ी के अंदर घुस गया। पता नहीं आगे क्या होगा। अरे बेटा, पूरी जिंदगी उस लड़की के साथ रहने के लिए कौन कह रहा है? बस शादी कर, दहेज में उनकी 10 एकड़ जमीन ले और 1 साल बाद वहाँ फैक्ट्री बनाकर लड़की को घर से निकाल दे। जानकी इसी वजह से अनिमेष की शादी मधु से करवाना चाहती थी। उधर बिल्लू रास्ते में गिरने के बाद परेशान हो गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी इतने बड़े घर, इतनी सारी गाड़ियां नहीं देखी थी। अरे बाप रे, ये कौन सी जगह है? बिल्लू चारों ओर देख ही रहा था कि तभी उसने एक कुत्ते को उसकी ओर भागकर आते देखा। वो कुत्ता बड़े गुस्से में था। अरे बाप रे, कुत्ता! भाग बिल्लू भाग! बिल्लू भाग गया और एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप गया। उधर गांव में खाना बनाने के बाद शेषना खाना खाकर सो गई। शाम को उसकी नींद टूटी। अरे मेरा भाई कहाँ है? बिल्लू अभी तक घर नहीं लौटा। बिल्लू, बिल्लू! शेषना बिल्लू को ढूंढने लगी। पूरी रात बीत गई लेकिन बिल्लू नहीं मिला। शेषना परेशान होकर रोने बैठ गई। तभी बिल्लू की ही उम्र का एक सांप उसके पास आया और बोला, मैंने कल बिल्लू को नदी पार करके दूसरी ओर गाड़ी के अंदर बैठते हुए देखा था। गाड़ी के अंदर? इसका मतलब वो गाड़ी के अंदर छुपकर बैठा था। लेकिन गाड़ी गई कहाँ? मुझे पता लगाना पड़ेगा। शेषना भी नदी पार करके इंसानों के गांव में चली गई और इधर उधर घूमते हुए मधु के घर के बाहर चली आई। अंदर मधु और उसकी माँ की बातचीत चल रही थी। माँ, वो लोग शादी में 10 एकड़ जमीन मांग रहे हैं। तो क्या हुआ? तेरे पापा ने मरने से पहले ये जमीन खरीदी थी। वैसे भी मैं जमीन का क्या करूंगी? तेरी शादी में ही काम आए वो जमीन। कम से कम शहर में शादी तो होगी। शहर शहर करके आपका दिमाग खराब हो गया है। कल उतनी बड़ी गाड़ी देखकर आप लालची बन गई हो। ये बोलकर मधु रोने लगी। चाहे कुछ भी बोल, तेरी शादी शहर में ही होगी। बाहर से सब कुछ सुनने के बाद शेषना को समझ में आ गया कि उसका भाई शहर पहुंच गया है। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे अपने भाई को ढूंढने शहर जाना है। शेषना ने शहर जाने की ठान ली। 1 हफ्ते बाद मधु की शादी का दिन तय हुआ। शेषना भी शादी के दिन का इंतजार करने लगी। आखिरकार वो दिन आ ही गया। मधु की शादी हो गई और वो डोली में बैठ गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि शेषना अपने नागिन रूप में डोली में पहले से ही बैठी हुई थी। डोली शहर की ओर बढ़ने लगी और सामने अनिमेष की गाड़ी बढ़ रही थी। वो लोग शहर पहुंच गए। अनिमेष ने जानकी से कहा, माँ, अब जमीन मेरे नाम हो गई है। मुझे इस लड़की के साथ 1 साल तो क्या, 1 दिन भी नहीं रहना। मैं इसे यहीं मार देता हूँ। बोल देंगे कि ये डोली से भाग गई है। जानकी को भी ये आइडिया पसंद आया। डोली रोककर उन लोगों ने मधु को बाहर निकाला। क्या बात है, रास्ते में क्यों उतरने के लिए कहा? तुझे मारने के लिए। मधु डर गई। शेषना डोली से निकलकर अपनी भाई की खोज में जा ही रही थी कि ये देखकर वो रुक गई। बेचारी के साथ बहुत गलत हो रहा है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। अनिमेष ने उसे पकड़ लिया और जानकी एक चाकू लेकर मधु की तरफ बढ़ने लगी। तभी शेषना आई और उसने जानकी को डस लिया और उसके बाद अनिमेष को भी डस लिया। दोनों का देहांत हो गया और मधु बच गई। उसके बाद शेषना अपने इंसानी रूप में आ गई। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन कौन हो तुम? शेषना ने सब कुछ बताया। मधु और शेषना दोनों मिलकर बिल्लू को ढूंढने लगे। तभी एक कुत्ते ने शेषना को देख लिया और उसकी तरफ गुस्से से दौड़ने लगा। अरे वो कुत्ता, कुत्ते हमारे दुश्मन हैं। ये बोलकर शेषना भागने लगी और भागते हुए एक झाड़ी के पीछे चली गई। और तभी शेषना ने देखा कि बिल्लू उसी झाड़ी के पीछे बैठा हुआ है। बिल्लू, तू यहाँ? दीदी! दोनों ने रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। वो तीनों गांव लौट आए और शेषना ने सब कुछ मधु की माँ को बताया। सरला ने मधु से माफी मांग ली। माफ कर दे मुझे बेटी, मैं शहर में शादी करवाने के चक्कर में अंधी हो गई थी। मधु ने राघव से शादी कर ली। उस शादी में शेषना और बिल्लू भी आए।
इसके बाद से मधु और शेषना सहेली बन गए और सभी खुशी खुशी रहने लगे।